सदियों का विश्वास, दशकों का विवाद, एक ऐसा केस जिसने भारत की कानूनी और सांस्कृतिक कहानियों में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित शर्मा। स्वागत है आप सभी का जुरिसार में और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं अयोध्या केस वर्डिक्ट, उसके वो तथ्य जो आप सभी के सामने कभी आए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है, आज हम इसको समझेंगे बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर। आज मैं आप सभी के सामने अयोध्या केस वर्डिक्ट के वो तथ्य सामने लेकर आऊंगा जो आप सभी ने कभी सुने ही नहीं है। इसकी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, इसके जो डिटेल्ड एनालिसिस और फैक्ट्स हैं, वो किस तरह से ये जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट से होके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ये जो केस है, ये मात्र एक ज़मीन का विवाद नहीं है, ये कानून का है, ये सभ्यता का है और ये एक विश्वास का मुद्दा है। अयोध्या का ये जो विवाद है, ये मात्र 1500 स्क्वायर यार्ड ज़मीन को लेकर है। इसका मतलब है मात्र 2.77 एकर्स ऑफ लैंड जो है, उसको लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद के पीछे का कारण था कि जो हिंदू पक्ष है वो ये बोलता था कि यहाँ पर रामलला का जन्म हुआ है, राम जी का जन्म हुआ है, इसलिए इसलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहा जाता है। दूसरी तरफ मुसलमान पक्ष जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, जिसे 1528 में मीर बाकी ने बाबर के हुक्म से बनाया था, और ये जो मस्जिद है ये खाली ज़मीन पर बनी थी, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है वो ये बोल रहा था कि यहाँ पर पहले राम जी का मंदिर था, ये क्योंकि ये राम जी का जन्म स्थान है तो यहाँ पे राम जी का एक मंदिर स्थापित था, बनाया गया था, जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी। पहली बार ये जो मुद्दा है ये कोर्ट में कब गया, तो आपको सुन के बहुत ही हैरानी होगी, बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि जो पहली बार ये जो मुद्दा है ये 1885 के अंदर कोर्ट में पहली बार महंत रघुबर दास ने ब्रिटिश कोर्ट के सामने रखा और वहाँ से परमिशन मांगी कि राम चबूतरे के ऊपर इन्हें मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। लेकिन ब्रिटिश कोर्ट एज यूजुअल, जैसे कि वो एक डर के माहौल में थे, उन्होंने बोला कि हम उनसे परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर डिस्प्यूट हो सकता है, यहाँ पर एक रिलीजियस आउटब्रेक हो सकता है। इस वजह से उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। 1885 के बाद 1949 के अंदर ये विवाद फिर से उठा, और जब यहाँ पर सब कुछ बदल चुका था, भारत की खुद की गवर्नमेंट थी, यहाँ पे भारत आज़ाद हो चुका था, तब 1949 के अंदर मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ रख दी गई और साइट को लॉक कर दिया गया। तब यहाँ पर बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। तब सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी के तहत यहाँ पर प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी गई। सेक्शन 145 सीआरपीसी ये कहता था कि जब कभी भी किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट अगर होगा या किसी वर्शिप वाली प्लेस को लेकर डिस्प्यूट होगा, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। जी हाँ, वो ऑर्डर पास कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई और जो साइट को लॉक कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट अराइज हो गया था, बहुत ही ज़्यादा दंगे वाले हालात हो चुके थे, क्योंकि वो 1949 का जो टाइम था वो वैसे भी बहुत ही सेंसिटिव टाइम था। अब बारी आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की। जी हाँ, यहाँ पर टोटल कितने मुकदमे फाइल हुए, आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि टोटल 5 मुकदमे इस पूरी जर्नी के दौरान फाइल किए गए। पहला जो केस था वो 1950 के अंदर गोपाल सिंह विशारद ने जन्मभूमि पर पूजा का अधिकार मांगने के लिए फाइल किया गया था। जो दूसरा मुकदमा था वो भी 1950 के अंदर ही परमहंस रामचंद्र दास ने सिमिलर रिलीफ मांगी थी, बट बाद में उन्होंने इस केस को विड्रॉ कर लिया। जो तीसरा मुकदमा था वो 1959 के अंदर निर्मोही अखाड़े ने मैनेजमेंट राइट्स प्राप्त करने के लिए, राम जन्मभूमि के मैनेजमेंट राइट्स को प्राप्त करने के लिए जो तीसरा मुकदमा था वो फाइल किया। चौथा मुकदमा था वो 1961 में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने फाइल किया, ये बोलते हुए कि ये जो रामलला की जो जन्मभूमि का जो डिस्प्यूट है, ये जो रामलला की जो जन्मभूमि है, इस जन्मभूमि को उनके बोर्ड के नाम कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि ये पूरा मस्जिद के नाम पे हो जाए। और सूट नंबर 5 जो है वो 1989 में फाइल किया गया। भगवान रामलला विराजमान और जन्म स्थान ने एक नेक्स्ट फ्रेंड के तहत ये जो है टाइटल का सूट फाइल किया कि ये जो जन्मभूमि है इसका टाइटल जो है वो रामलला विराजमान का है और जन्म स्थान का है। तो ये 5 जो सूट है ये इस पूरी जर्नी के दौरान फाइल हुए और फिर इन सभी 5 सूटों को कंसोलिडेट करके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई करी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन 5 सूट्स को मर्ज किया। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो 5 सूट जो मैं नाम ले रहा हूं उसमें से एक सूट को ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया था, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो सिमिलर राइट मांग रहा था पूजा करने की, तो इसलिए उन्होंने वो जो सूट है उसको विड्रॉ कर लिया। तो बचे 4 सूट, उन 4 सूट्स को
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मर्ज किया और 2010 में अपना एक जजमेंट दिया। अब आप सोचेंगे कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में जजमेंट दे दिया था, तो फिर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुँचा? इसी चीज़ के लिए मैं आपको एक बहुत ही अलग कहानी में आपको लेके जाता हूँ कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो मैटर चला, उस मैटर में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे विवाद हुए, क्योंकि ऑलरेडी इस मैटर को बहुत ही सेंसिटिविटी से गुजरना पड़ा था, काफ़ी लड़ाई झगड़ों से गुजरना पड़ा था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और सेक्युलरिज्म और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक अमाइकेबल सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या किया कि जो ये जो 2.77 एकर्स ऑफ लैंड है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया किस-किस के फ़ेवर में? एक तो जो रामलला जन्मभूमि, जो रामलला विराजमान हैं, उनके फ़ेवर में, एक निर्मोही अखाड़े के फ़ेवर में, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड के फ़ेवर में। इन तीनों को 1/3, 1/3, 1/3 जो लैंड है वो डिवाइड करके बाँट दी और कह दिया कि आप तीनों का 1/3, 1/3, 1/3 अधिकार है और आप तीनों इस पे एक्सरसाइज़ करें। यहाँ पर अब डिस्प्यूट और बढ़ गया। जब ये जो तीनों ही जो पार्टीज़ थी, ये उस जजमेंट से नाखुश हुई और इन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग इससे नाखुश हैं और क्योंकि जजमेंट इस ज़मीन पे हम पूरा हमारा अधिकार है, तो इसलिए हम इस पे 1/3 अधिकार क्यों लें? हम तो पूरा लेंगे। इस चीज़ को लेके वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर चला, तो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई और 40 दिन तक रेगुलर लगातार रोज़ इस जजमेंट की सुनवाई हुई। इस जजमेंट के अगेंस्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट, और इस जो वर्डिक्ट है, इस डिस्प्यूट की सुनवाई हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो 5 जजेस हैं जिन्होंने की रोल प्ले किया है इस जजमेंट को सेटल करने का, इस डिस्प्यूट को सेटल करने का, इस जजमेंट को डिलीवर करने का, वो हैं सीजेआई रंजन गोगोई, उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे। देन जस्टिस एस ए बोबडे जो उनके सक्सेसर थे, देन जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, देन जस्टिस अशोक भूषण एंड देन जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। ये 5 जो जजेस थे, इन 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी। उन्होंने इस मैटर को 40 दिन तक लगातार सुना, जो कि सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली रेगुलर डिस्प्यूट ये बन गई हिस्ट्री के अंदर। अब आता है फैसला 9th ऑफ नवंबर 2019 को, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमस जजमेंट डिलीवर किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना यूनानिमस जजमेंट देते टाइम, ये जो 40 दिन का जो समय था, 40 दिन के बाद ये जजमेंट आया, तो उस 40 दिन के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल क्वेश्चन है जो डिसाइड किया, वो ये था कि क्या मूर्ति या जन्म स्थान को एक लीगल एंटिटी का रूप दिया जा सकता है? क्या उन्हें एक लीगल एंटिटी माना जा सकता है? तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो व्यू है, ये जो लीगल एंटिटी मानने का जो एक प्रेसिडेंट है, ये एक लैंडमार्क बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो राम जन्मभूमि की जो डीटी है, जो रामलला की जो डीटी है, जो मूर्ति है, उसको एक लीगल एंटिटी माना जा सकता है। लेकिन किसी भी जन्म स्थान को, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ को एक लीगल एंटिटी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर उसे लीगल एंटिटी मान लिया तो एक पेंडोरास बॉक्स को ओपन कर देगा खूब सारे डिस्प्यूट्स के लिए, क्योंकि हर मंदिर की ज़मीन का एक लीगल एंटिटी बन जाएगी और वो एक लीगल प्रोसीडिंग का रूप ले लेगी। तो देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और ये सेट किया कि ओनली द डीटी, जो कि मूर्ति है, सिर्फ वही एक लीगल एंटिटी मानी जाएगी, ना कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, प्लेस ऑफ बर्थ है, उसे लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा। इन 40 दिनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चीज़ सेटल कर दी कि जो लीगल डीटी जो है उसको लीगल एंटिटी माना जाएगा, जो रामलला की जो मूर्ति है उसे लीगल एंटिटी माना जाएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या आस्था के ऊपर ही केस को डिसाइड कर दिया जाए? क्या फेथ के ऊपर केस को डिसाइड कर दिया जाए? फेथ तो दोनों पक्षों का है, क्योंकि मुसलमान पक्ष जो है उनका भी अपना फेथ है और हिंदू पक्ष है उनका अपना फेथ है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ डिसाइड करी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्हें ये डायरेक्शन दिया कि आप जाइए और पता लगाइए कि क्या वहाँ पर ऑलरेडी कोई मंदिर था। अगर वो था तो क्या उसे तोड़ा गया और क्या उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, या फिर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था और सिर्फ बाबरी मस्जिद थी। तो जब ऐसा हुआ तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होने लगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबूतों के आधार पर चलेगी, ना कि फेथ और आस्था के आधार पर।
और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था बोहरा लीडरशिप डिस्प्यूट में कि जो कोर्ट है वो हमेशा सबूतों पर चलती है, आस्था या फेथ के ऊपर नहीं। अब यहाँ पर बात आई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये डिटेल में क्लियर कर दिया कि वहाँ पर राम जन्मभूमि के रिमेन्स हैं। जो मस्जिद है उसके नीचे जब खुदाई की गई तो वहाँ पर ये पता चला कि वहाँ पर मंदिर के अवशेष मिले हैं, वहाँ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जहाँ जिससे ये क्लियर हो गया कि वहाँ पर पहले रामलला का मंदिर था। तो जब ये सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर एविडेंस पर क्लियर हो गया कि यहाँ पर पहले मंदिर था। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया जिस पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आउटर कोर्ट यार्ड जो था वहाँ पर रेगुलर रोज हमेशा जो है वो हिंदूज जो है वो रामलला की पूजा करते आ रहे हैं, जबकि जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना पोजेशन एक्सक्लूसिव पोजेशन जो है वो साबित करने में असफल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि 1949 के बाद उन्होंने वहाँ पर कभी नमाज पढ़ी ही नहीं। तो ये चीज़ जो थी वो सबूतों का आधार बनी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा बनी। अब बात आती है कि इस पूरे केस के अंदर, इस पूरी लड़ाई के अंदर कौन जीता कौन हारा और किसके हाथ चीज़ें लगी किसके हाथ चीज़ें नहीं लगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक ऐसा जजमेंट है जहां पर ना तो कोई हारा है और ना ही कोई जीता है। यहाँ हर किसी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला किया है। हाँ दोस्तों, जो निर्मोही अखाड़ा था उसका जो केस है वो टाइम बार्ड होने से डिसमिस कर दिया गया। उसका जो क्लेम था वो रिजेक्ट कर दिया गया और बोला कि आपका इस केस में कोई रोल नहीं है क्योंकि आप टाइम बार्ड हैं, आप लिमिटेशन के बहुत बाद आए हैं। हिंदू पक्ष का जो था वहाँ, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट उनके फेवर में थी, पूजा करने के जो एविडेंसेस थे वो उनके फेवर में थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो 2.77 एकर्स ऑफ लैंड है ये रामलला जन्मभूमि है और यहाँ पर राम जी का ही मंदिर स्थापित होना चाहिए। तो रामलला विराजमान के पक्ष में ये जजमेंट जो है, जो 2.77 एकर्स ऑफ लैंड है उसका फैसला मुस्लिम पक्ष के अगेंस्ट जाके हिंदू पक्ष के फेवर में कर दिया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को पता था कि क्योंकि ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग मैटर है और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है कि हिंदू पक्ष के अगेंस्ट भी हो, तो इसीलिए उन्होंने जो मुस्लिम पक्ष है उनके फेवर में भी 5 एकर्स ऑफ लैंड अयोध्या के अंदर ही अलॉट करने का डायरेक्शन दे दिया गवर्नमेंट को और बोला कि जो 5 एकर्स ऑफ लैंड है वो मुस्लिम पक्ष को दी जाए। इसी तरह से दोनों ही पक्षों को बिना नुकसान करे, उनकी आस्था को बिना ठेस पहुंचाए, उनकी आस्था का सम्मान करते हुए, सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने ये फैसला किया कि 2.77 एकर्स ऑफ लैंड जहाँ पर राम जी का मंदिर था वहाँ पर राम जन्मभूमि बनाई जाए, उसे राम जन्मभूमि डिक्लेयर किया जाए। राम मंदिर आपको जो भी बनाना है, जो भी करना है, वॉट एवर यू लाइक यू डू, पर वो जो है उसका टाइटल जो है उस डीटी का है, रामलला विराजमान का है। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष को 5 एकर्स ऑफ लैंड अयोध्या के अंदर ही अलॉट की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सेक्युलरिस्टिक वे के अंदर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए ये जजमेंट को डिलीवर किया और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था उसे रिजेक्ट करते हुए बोला कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइटल है दैट इज़ वेरी क्लियर आफ्टर रीडिंग द एविडेंसेस ऑफ एएसआई एंड द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि जो डीटी है, जो मूर्ति है, उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि यहाँ पर जो केस है वो एक डीटी ने लड़ा है। एक जो मूर्ति है उस मूर्ति को लीगल एंटिटी मानते हुए ये केस लड़ा गया है। तो वो जो मूर्ति है उस मूर्ति का जो नेक्स्ट फ्रेंड है, उस नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू वो मूर्ति कोर्ट में आती है। तो इस केस में ऐसा ही हुआ। एक शिबेत है, वो शिबेत जो है वो एक प्रॉपरली अपॉइंट हुआ, उस शिबेत, वो जो शिबेत है वो नेक्स्ट फ्रेंड माना गया और फिर उसके थ्रू ये जो केस है ये रेगुलर चला और वो एक लीगल जो एंटिटी है, जो डीटी है, जो मूर्ति है, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ कोई इंसान नहीं जीता, यहाँ जो है वो लीगल एंटिटी है, वो जो मूर्ति है, वो जो डीटी है, ठीक है, उसके पक्ष में फैसला हुआ। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर कोई शिबित सपोज वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है तो जो उसका वर्शिपर है उसे अपॉइंट करके किसी डीटी का नेक्स्ट फ्रेंड बनाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यही डिसीजन हुआ कि भाई जो एक डीटी है उसको लीगल एंटिटी माना जाएगा, लेकिन किसी जन्म स्थान को एंटिटी नहीं मान सकते। इसी चीज़ को लेकर ये सारी चीज़ें सॉल्व हुई। इस जजमेंट के बाद पूरे देश में इस जजमेंट को वेलकम किया गया और बोला गया कि इसमें कोई भी धर्म के अगेंस्ट में कोई चीज़ नहीं है और ये सब बिल्कुल बराबर और एक बिल्कुल जेन्युइन फैसला है, क्योंकि
दोनों ही पक्षों को कुछ न कुछ अपने लिए एक अपनी धरोहर को सँभालने के लिए चीज़ें दी गई और यहाँ पर पूरे देश में शांति बनी रही और 5 अगस्त 2020 को जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं हमारे, उन्होंने राम जन्मभूमि का उद्घाटन किया और वहाँ पे भव्य राम मंदिर के निर्माण का आगाज़ किया। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भारत के लोकतंत्र और न्याय प्रणाली का एक बहुत ही सुनहरा एग्ज़ाम्पल बन चुका है और ये एक बहुत ही सुनहरा इतिहास बन चुका है कि किस तरह से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने इतने सेंसिटिव मैटर को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सभी का सम्मान और मान करते हुए डील किया। आप सभी को क्या लगता है कि क्या इस जजमेंट में और भी चीज़ें होनी चाहिए थी या इस जजमेंट के अंदर कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग केस लॉ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।